हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि आप जानते हैं आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपके आसपास हर जगह आप जहाँ पे भी देखते हैं, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, हर जगह, स्कूल, घर, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या है, फिर ये आती कैसे हमारे घर पे, स्कूल में कैसे यूज़ करते हैं हम, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। ठीक है, फिर कुछ जगह कहीं पे लिखा होता है, ट्रांसफार्मर्स पे आप देखोगे कहीं पे लिखा होता है डेंजर 440 वोल्ट्स, है ना, 1100 वोल्ट्स। तो ये है क्या, मतलब ये इसको अपन कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहला आता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आप नाम समझते हैं करंट, करंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सके। जैसे अपन बोलते हैं वाटर करंट, वाटर करंट मतलब पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वाटर करंट अपन उसको बोलते हैं। फिर वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, फ्लो कर रही है, इस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ़्लो करती है, फ़्लो इलेक्ट्रिसिटी तो करती नहीं होगी, कुछ चीज़ फ़्लो करती होगी। तो क्या चीज़ फ़्लो करती है, तो उसमें फ़्लो करता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये चार्ज क्या चीज़ होती है, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज एक बेसिक क्वांटिटी है जो कि किसी भी कंडक्टर में फ़्लो करता है, जिसके कारण से एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब एक जगह से दूसरी जगह एक इलेक्ट्रिक चार्ज नाम की एक क्वांटिटी है, वो फ्लो कर रही है। मान लीजिए ये क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ से यहाँ पे ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये है इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, फ्लो ऑफ मतलब जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का होगा। अब भाई मान लीजिए करंट को यहाँ, मतलब चार्ज को यहाँ से आने के लिए ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। ठीक है, अलग अलग 3 रास्ते हैं। करंट यहाँ से यहाँ किस रास्ते से आता है, मान लीजिए अगर फर्स्ट रास्ते से आता है, या सेकंड रास्ते से आता है, या थर्ड रास्ते से आता है। अगर वो फर्स्ट रास्ते से आता है तो हम इस समय इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट होगा यहाँ से यहाँ आने का फर्स्ट रास्ता इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब जब किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है, उसका एक पर्टिकुलर पाथ होता है कि यहाँ से यहाँ तक ये फ़्लो करेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आई, ठीक है, ये आपका घर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आई। अब घर में आपके इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आई और यहाँ चली गई, इसका एक डायरेक्शन होगा। मान लीजिए यहाँ से आई, आपके जैसे पंखा है मान लीजिए, ठीक है, आपने बटन ऑन, यहाँ स्विच है, स्विच में एक वायर पंखे में जाता है, फिर वापस आता है, करंट यहाँ से गया और वापस यहाँ से आया। तो ऐसा एक पाथ फॉलो किया उसने, एक रास्ता अपनाया, इस रास्ते को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब जो रास्ता चार्ज लेता है एक कंडक्टर से पास होने के लिए, उस रास्ते को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, मीन्स पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, ये रास्ता क्या हो सकता है, क्लोज्ड हो सकता है, क्लोज्ड मतलब बंद, जैसे ये एक क्लोज्ड फिगर है, ऐसे एक रास्ता बंद हो सकता है, क्लोज्ड। या तो रास्ता क्या हो सकता है, ओपन, ओपन मतलब जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा है, ओपन रास्ता है, ये ओपन सर्किट। और ये क्या है, क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट मतलब रास्ता क्या है, क्लोज्ड है, उसका मतलब एक पैक रास्ता है, मतलब यहाँ से शुरू कर रहा है वहाँ पे जाके ख़त्म भी हो जा रहा है, ये क्लोज्ड रास्ता है। ओपन रास्ता क्या है, जहाँ से शुरू कर रहा है वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, एक दूसरे पॉइंट पे पहुँच रहा है, ये ओपन रास्ता है। जैसे एक लाइन में अगर करंट फ्लो का चार्ज फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, क्लोज्ड फिगर किसको बोलते हैं, जहाँ के ओपनिंग और स्टार्टिंग एक ही, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही जगह पे होती है, तो उस फिगर को हम बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। वैसे ही सर इलेक्ट्रिसिटी में, फिज़िक्स जो कि मैथ्स का एप्लीकेशन है, तो इसीलिए जब अपन किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है वहीं पे आके एंड हो रहा है, तो उस रास्ते को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। और अगर मान लीजिए स्टार्ट यहाँ से कर रहा है, एंड नहीं हो रहा है वहीं पे, तो ये ओपन सर्किट है। ओके, अब ओपन सर्किट ऐसा भी हो सकता है, कर्वीलीनियर भी हो सकता है, कर्व कैसा भी हो सकता है ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये है हमारा
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट और व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो चार्ज 3 टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अब ये 3 टाइप के चार्ज होते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है आपका न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो 3 टाइप के चार्जेस होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब फ्लो कौन सा चार्ज करता है, अपन को कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, प्रोटॉन फ्लो कर रहा है, न्यूट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करता है, ये सवाल आप फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th और 12th में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करता है, प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो करता, न्यूट्रॉन क्यों नहीं फ्लो करता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में कौन सा चार्ज फ्लो करता है, हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। ई से याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट में कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रिक, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ आया, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया एंड होके। अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, ये। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से उल्टा होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे होगा और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट उसके ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके ऐसा आया तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा, मतलब यहाँ से ऐसा, उल्टा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से उल्टा। इलेक्ट्रॉन ऐसा होके ऐसा गया तो करंट क्या होगा, यहाँ से ऐसा। समझ में आ रहा है आपको, हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो भी सर्किट से फ्लो कर रहा है वो, जैसे मान लीजिए सर्किट ये है, इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो कर रहा है तो करंट कैसा फ्लो करेगा, उसका रिवर्स डायरेक्शन में। हमेशा इलेक्ट्रॉन के रिवर्स डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो करता है। ठीक है, अच्छा, ये कन्वेंशनली होता है। अच्छा, मान लीजिए कोई एक नेट चार्ज मतलब नेट चार्ज क्यों बोलते हैं अपन, ओवरऑल, है ना, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ओवरऑल चार्ज को बोलते हैं हम नेट चार्ज, है ना। ओवरऑल नेट मतलब ओवरऑल चार्जेस। कोई नेट चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है, कहाँ से फ्लो करेगा, किसी एक क्रॉस सेक्शन से। क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे मान लीजिए ये वायर है तो इसका, ये वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है आप उसको बीच से काटें, बीच से काटें तो कैसा दिखेगा आपका, सर्कुलर। जैसे मान लीजिए यहाँ से काटे आपने तो ये कैसा दिख रहा है आपको, सर्कुलर दिख रहा है। तो क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ठीक है, आपको बीच से काटना है। जैसे मान लीजिए वायर का नॉर्मली क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर, ठीक है ना। वायर ऐसा सर्कुलर ऐसा होता है रॉड शेप में, तो वायर का क्रॉस सेक्शन होता है सर्कुलर। तो किसी क्रॉस सेक्शन में कोई नेट चार्ज पास कर रहा है, इस सर्कुलर से कोई नेट चार्ज पास कर रहा है, जा रहा है ना। ये क्रॉस सेक्शन किसका होगा, कंडक्टर का, नॉर्मली सी बात है, क्योंकि इंसुलेटर में तो चार्ज पास नहीं कर सकता। तो कंडक्टर से किसी क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज क्यू पास कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, टाइम ले लीजिए टी टाइम लगता है उसको इस सर्कुलर पाथ से निकलने के लिए। तो इसमें करंट क्या होगा, करंट को डिनोट करते हैं हमेशा आई से। करंट होता है आपका नेट चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने टाइम में निकल जाता है, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं करंट। ठीक है, अभी तक आप समझ रहे थे करंट क्या है, एक क्वांटिटी है ना। तो क्वांटिटी को कैसे डिफाइन किया गया, करंट को कैसे डिफाइन किया गया, करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ एनी चार्ज इन अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास होता है उसको हम बोलते हैं करंट। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ करंट है एम्पियर। ओके, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ओके, अब 1 एम्पियर कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, चार्ज का यूनिट है कूलम, हमेशा याद रखिएगा, चार्ज का यूनिट है कूलम, टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको डिफ़ाइन करने बोल दे कि डिफ़ाइन 1 एम्पियर, आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर इज़ द अमाउंट ऑफ करंट ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज है, उसको एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने में 1 सेकंड लगता है। जब 1 कूलम चार्ज को एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने के लिए 1 सेकंड लगे
तो हम उस अमाउंट ऑफ करंट को जो जनरेट हुआ है उसको बोलते हैं हम 1 एम्पियर करंट, है ना। 1 एम्पियर इज़ द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, ठीक है ना, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब अपन जनरली 1 एम्पियर हमेशा नॉर्मली यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा करंट हम मतलब एप्लीकेशन में ही नहीं आता, तो हम हमेशा नॉर्मली मिली एम्पियर में चेक करते हैं करंट, या माइक्रो एम्पियर में। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर कितना होगा? 10 की पावर -6 एम्पियर, और मिली एम्पियर होगा 10 की पावर -3 एम्पियर। आपने पढ़ा है ना मैथ्स में, डेका, डेसी, मिली, सेंटी, माइक्रो। तो मिली क्या है आपका 10 की पावर -3, जैसे मिलीग्राम होता है तो 10 पावर -3 kg, 10 पावर -3 ग्राम। तो वैसे ही मिली एम्पियर 10 पावर -3 एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज़ ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। मतलब अमाउंट ऑफ टाइम क्या है? 10 मिनट्स। करंट कितना ड्रॉ कर रहा है? 0.5 एम्पियर। एक बल्ब है, बल्ब में क्या होता है, अंदर आप देखे होगे टंगस्टन की वायर है, वो कंडक्टर है ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। तो बल्ब में 0.5 एम्पियर का करंट है, 10 मिनट के लिए जा रहा है। तो आपको बताना है कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करा है उसके अंदर से। आपको कैसे पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो किया? तो आपको पता है, वी नो दैट I = Q/T। I हमको यहाँ पे पता है 0.5 एम्पियर, Q हमको पता नहीं है, Q को वैसे का वैसे ही, T हमको पता है 10 मिनट्स। मिनट्स हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, तो 10 × 60 सेकेंड्स, है ना। तो ये हमारा सेकेंड्स में आ गया, ये हमारा एम्पियर में आ गया। तो हमारा चार्ज किस में होगा? कॉलम में, ठीक है। तो 10 × 60 को इधर ले गए, 10 × 60 × 0.5 = Q। तो 10 × 60 × 0.5 हो गया हमारा 300 = Q। 300 क्या? कूलम। 300 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है उस पर्टिकुलर बल्ब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, फिर आपका व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ यूनिट ऑफ करंट। आपको यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर। आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर। आप अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको ये भी पता कर सकते हैं कि आपका कितना मतलब मान लीजिए कितना चार्ज है आपका, कितने पर्टिकुलर मतलब कितना चार्ज आपका कितने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में फ़्लो कर रहा है। आपका अगर करंट दिया है तो ये पता कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ पता करनी है। जैसे मान लीजिए आपको अगर पूछ ले नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस पर्टिकुलर चार्ज में, है ना, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक पर्टिकुलर चार्ज में, तो हमेशा याद रखिएगा एक मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। और इसका रिलेशन है Q = NE। Q क्या है? चार्ज, N है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, और E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकाल सकते हो आप ये 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स? मतलब अगर आपको बोल दे कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, आप कैसे बताओगे? तो 1 कूलम में क्या होगा हमारा? Q = NE लगा सकते हैं आप। 1 कूलम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमको पता नहीं N, पर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स हमको पता है कितना? 1.6 × 10 पावर -19, है ना, कूलम। अब ये अगर इधर डिवाइड कर देंगे तो 1/1.6 × 10 पावर -19 = N। 10 पावर -19 ऊपर चला गया तो हो गया 10 पावर 19 अपॉन 1.6 = N। 1.6 आप जब उसको डिवाइड करोगे तो लगभग आपका आएगा आंसर 6 × 10 पावर 18, 6.25 कुछ ऐसा आएगा। बट आप उसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो आधा नहीं हो सकता, 1/4 नहीं हो सकता, तो इसीलिए आप उसको एवरेज ले लेगा 6 × 10 पावर 18 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। क्योंकि 6 पॉइंट अपन लेंगे अगर, तो पॉइंट में तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, आधा तो हो नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 6 × 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है कैसे वायर के अंदर में आपके चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है।
आपको पता है कि मेटल कंडक्टर है, मेटल है, इसके अंदर कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो कंडक्टर होती है उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास। आपको पता है मेटल के एटम्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं, बहुत पास ऐसे पास है। अब मान लीजिए ये मेटल है, ठीक है। आप जब बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे तो आपको पता होगा मेटल्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब थोड़ी सी एनर्जी दो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको हल्की सी एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसने छोड़ा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, फ्लो कैसे करेगा, जैसे हमारी हवा, आपने पढ़ा होगा साउंड में, साउंड कैसे ट्रैवल करता है, वाइब्रेशंस ऐसा ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऐसे, मतलब यहाँ के पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए, ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे खाली स्पेस आ जाएगा, यहाँ पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल करता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, है ना, वो इसने अपना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दी, ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई। तो जैसे मान आपको पता है किसी के पास भी एनर्जी आती है तो वो क्या होता है, फ्री, मतलब वो आपकी एनर्जी ख़त्म करना चाहता है। जैसे कोई भी चीज़ को सबसे कम एनर्जी कब होगी, जब वो आराम कर होगा, रेस्ट पे होगा, है ना। मतलब किसी के पास भी कुछ भी एनर्जी, जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया, आपके पास एनर्जी आई, तो आपको खाना खाते ही साथ नींद नहीं आएगी। आपके पास खाना खाया, आपके अगर डाइजेस्ट करने के बाद आपको एनर्जी मिलती है तो आपको एनर्जी ख़त्म करनी पड़ेगी, तभी आपको नींद आएगी। तो लोगों को जो बीमारी होती है, नींद नहीं आती, वो कब होता है, बुढ़ापे में, क्योंकि भाई उनके पास कोई एनर्जी ख़त्म करने के लिए कोई काम ही नहीं होता, उतना कुछ करते नहीं, एनर्जी यूटिलाइज़ नहीं हो पाती उनकी। जब एनर्जी यूटिलाइज़ हो जाएगी तो उनको नींद आसानी से आ जाएगी, रेस्ट पे आसानी से आ जाएंगे। मरा हुआ इंसान, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, इसीलिए वो पड़ा रहता बेचारा, उसको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसी के पास भी जब भी एनर्जी है तो वो अपनी एनर्जी यूटिलाइज़ करना, ख़त्म करना चाहेगा, तभी तो वो रेस्ट पे आएगा, क्योंकि हर चीज़ क्या चाहता है, आराम करना चाहता है, हर एक क्वांटिटी आराम करना चाहती है। तो अपनी जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है तो एनर्जी लूज़ करना चाहता है। तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है तो भाई ये एनर्जी लूज़ करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी आगे बढ़ जाएगा, इससे आके ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये अपनी एनर्जी इसको, ऐसे धीरे धीरे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा, दूसरा अगले में, अगला पास में है तो बहुत आसानी से चले जाएंगे, आसानी से जाएंगे। ऐसे पूरे मेटल से इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसे मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये वाला इधर, क्योंकि इसके पास एनर्जी आई, यहाँ वाले ने इधर चला गया, जब इसने अगले वाले को दी तो यहाँ वाला जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो अगले वाले में चला गया। अब यहाँ वाले के इलेक्ट्रॉन से भिड़ा तो इसके पास एनर्जी आई, ये वाला अगले में चला गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन एक से एक यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होते होते यहाँ पर एंड वायर तक आ जाती है। अब यही चीज़ अगर आप मान लीजिए कंडक्टर के अलावा इंसुलेटर में करें, इंसुलेटर क्या होता है आपका, इंसुलेटर ऐसा मटेरियल होता है जिसके एटम्स के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा होती है और उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब उसको आप एनर्जी दोगे तो उसके पास खाली इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो आपका इंसुलेटर होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और स्पेसिंग ज़्यादा होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इधर से इधर जाएगा कैसे, ठीक है। तो इस कारण से इंसुलेटर्स में आपकी चार्ज ट्रैवल नहीं करता, इसीलिए इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट चीज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टंकी है ना, एक टंकी यहाँ पे है, पानी इसमें इतना भरा है, इसमें भी इतना भरा है। अब इसको अगर मान लीजिए इस टंकी को आप इस टंकी से पाइप से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, आपको पता चलेगा यहाँ पे टंकी ऊंचाई पे है, यहाँ पे टंकी थोड़ी हाइट कम पे है, तो पानी यहाँ से फ्लो करके इस टंकी में आ जाएगा। कब तक आएगा, जब तक दोनों की हाइट बराबर नहीं होती, ऐसे ही होगा। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पोटेंशियल से डिफरेंस है, मतलब इसका ये ऊंचाई पे है, ये पानी नीचे पे है, तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। क्यों ज़्यादा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है, ग्रेटर हाइट तो ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे मैंने बताया जिसके पास एनर्जी है वो लूज़ करना चाहेगा, और लूज़ कब करेगा, जब किसी को देने वाला कोई होगा ना, उसको मतलब एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी, ख़त्म तो हो नहीं जाएगी, एनर्जी ख़त्म हो नहीं सकती, तो ट्रांसफ़र ही होगी। ट्रांसफ़र कब होगी, जब ये पाइप कनेक्ट होगा यहाँ पे, पाइप जैसे ही कनेक्ट होता तो ये अपनी एनर्जी लूज़ करना चाहेगा। कब तक लूज़ करेगा, जब तक दोनों बराबर की स्टेट में नहीं आ जाते, ठीक है। तो एनर्जी
लॉस कर रहा है, ये एनर्जी लूज़ कर रहा है अपनी एनर्जी। पानी इधर से इधर ट्रैवल कर जाएगा, पानी इधर से ट्रैवल करेगा, वो एनर्जी कहाँ लॉस हो गई, ट्रैवलिंग में, और यहाँ पे आके यहाँ रुक जाएगा, तो एनर्जी कम हो गई, हाइट कम हो गई, यहाँ से यहाँ तक हाइट कम, तो हाइट कम तो एनर्जी कम, यहाँ पे आके स्टेबल। कब तक स्टेबल होगा, जब हाइट इक्वल हो जाएगी, इक्वल हाइट पे दोनों पानी फ्लो करना बंद कर जाएगा। सेम इज़ द केस विथ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी। अब यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जब इस जगह को इससे कनेक्ट करेंगे आप कंडक्टर से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, जिस कारण से आपका एक क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से धक्का पड़ेगा और वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। देखिए आप मान लीजिए यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनके बीच में क्या है, एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, चार्ज का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को प्रेशर पड़ेगा, जैसे वो कंडक्टर से मतलब कंडक्टर से कनेक्ट होंगे दोनों जगह, वो प्रेशर पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पे कि आप आगे बढ़ो और उस पर जाके इक्वल करो दोनों जगह चार्जेस को, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका एक प्रेशर पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पे, उस प्रेशर को हम बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन मूविंग अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपका वर्क डन है, कितना काम किया उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, वो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है वर्क डन इन मूविंग अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। और पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा वर्क डन इन मूविंग अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब अगर इन्फिनाइट से एक पॉइंट यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जितना भी वर्क डन हुआ है वो उसका उस समय का पोटेंशियल होगा। ठीक है ना। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा कि उसमें कितना काम किया गया है उसको इन्फिनिटी से ला के आने में, तो वो जो उस जितना भी काम किया गया इन्फिनिटी से लाने में, वो हमारा उस पॉइंट का पोटेंशियल है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस पॉइंट से मान लीजिए इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको, ए पॉइंट और बी पॉइंट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ ले जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना काम करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है कि यहाँ से यहाँ चला जाए, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V, पोटेंशियल को डिनोट करते हैं हम V से, V इक्वल टू W वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है। V इज पोटेंशियल, W इज वर्क डन, Q इज चार्ज। ओके। पोटेंशियल का यूनिट होता है SI यूनिट वोल्ट्स। पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट्स है, वो भी किसी साइंटिस्ट फिजिस्ट एक्चुअली अलेक्जेंड्रो वोल्टा, है ना। इन्होंने बैटरी इन्वेंट की थी, फर्स्ट बैटरी अलेक्जेंड्रो वोल्टा। सो इन्हीं के नाम पे पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट और पोटेंशियल का भी यूनिट वोल्ट। ओके। तो 1 वोल्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, वर्क डन का यूनिट क्या है, वर्क डन का यूनिट है जूल, चार्ज का यूनिट कूलम। तो 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमने 1 एम्पियर डिफाइन किया था, 1 वोल्ट कैसे डिफाइन किया जाएगा, 1 वोल्ट इज़ द वर्क डन ऑफ इज़ द अमाउंट इज़ द 1 वोल्ट वर्क डन, किस पे 1 वोल्ट वर्क डन होगा, 1 जूल वर्क डन होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज पे। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन is used to move a charge of 1 coulomb from one point to another. मतलब when 1 joule of work done is used to move a charge of 1 coulomb from one point to another point, the amount of work done is called as 1 volt. When 1 joule of work done is used to move a charge of 1 coulomb from one point to another, the potential the amount of work done is called 1 volt, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस नापते किससे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नापने का इंस्ट्रूमेंट है वोल्टमीटर। ऐसी करंट नापने का इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। दोनों की आप यूनिट से समझ सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, तो उसको नापेंगे किससे, वोल्टमीटर से, VOLT METER। ओके। ऐसे ही करंट का यूनिट है एम्पियर, तो उसको नापेंगे एम मीटर से, AMMETER, है ना। एम्पियर से एम मीटर, वोल्ट से वोल्ट मीटर।
ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम नापते हैं वोल्ट मीटर से और करंट हम नापते हैं एम मीटर से। अब आप अगर सोच रहे होगे कि हम करंट तो हम करंट नाप सकते हैं, तो हम क्या ये नाप सकते हैं कि चार्ज है कि नहीं, उस चार्ज फ्लो कर रहा है कि नहीं फ्लो कर रहा है एक पॉइंट में। तो चार्ज है कि नहीं, फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम नापते हैं गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको बताता है, GALV गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको बताता है कि चार्ज फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो गैल्वेनोमीटर से हम क्या पता कर सकते हैं, चार्ज इज़ फ्लोइंग और नॉट फ्लोइंग। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक नीडल होती है, तो वो ऐसी नीडल हिलती रहती है। आपकी अगर एक सिंगल पोजीशन पे है तो चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, अगर नीडल इधर जा रही है चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, ऐसे जा रही है तो चार्ज इधर से, डायरेक्शन ऑफ फ्लो बता देता है आपका, ठीक है ना। तो उससे हमको पता चल जाता है कि डायरेक्शन करंट चार्ज फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक आपको क्या समझ में, आप इन सब से अब आपको थोड़ा और चीज़ समझ में आ गई होगी, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस आप नापते किस इंस्ट्रूमेंट से हैं, है ना। अगर मान लीजिए आपको मेंटेन करना है पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में, तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसकी मदद से आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर पाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए आपको एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल है, मान लीजिए 3 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, तो करंट का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाहेगा, पर यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसका पोटेंशियल कम होगा। अब इसको मेंटेन करना है मेरे को, तो मेंटेन के लिए क्या चाहिए मेरे को, यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए इस पे और इस पे, ताकि क्या हो, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करे तो कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, 6 बना रहे और ये भी 3 बना रहा है, तो यहाँ से निकालने वाला कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पे जाए। तो कंटिन्यूस सप्लाई के लिए हम क्या एक प्रोवाइड करते हैं, बैटरी। तो ऐसा डिवाइस जो मेंटेन कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूस सप्लाई पे, बैटरी प्रोवाइड कर सकता है। या फिर हम ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो करंट हमारा प्रोवाइड करता है ना। बैटरी आप देखते होंगे ना, कई टाइप की आती है, 6 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स, 1.5 वोल्ट्स, है ना। तो ये 3 वोल्ट की बैटरी, तो बैटरी क्या करती है, हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस देती है ना, ताकि हमारा क्या हो, सर्किट में चार्ज मूव करता रहे कंटिन्यूसली, ठीक है। फिर आप देखते होगे कुछ टाइम बाद बैटरी डेड हो जाती है, मतलब कि अब वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं प्रोवाइड कर रही। क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाती, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एनर्जी जो यूज़ हुई है वर्क डन में, है ना, वो कम होती जा रही है, धीरे धीरे वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है। जब वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होता है, अच्छा, वो एनर्जी कब ख़त्म होगी, जब या तो वो दोनों लेवल सेम हो जाएँ, है ना, या तो वो लेवल सेम नहीं हुए हैं तो क्या होगा, वो एनर्जी ही ख़त्म हो गई है जिसके कारण से वो लेवल मेंटेन कर रहा था, ठीक है ना। या तो एक कंटिन्यूस ऐसे एक एनर्जी का सप्लाई सोर्स होना चाहिए हमारे पास, जैसे सन कंटिन्यूस सप्लाई सोर्स है, तो उससे हम एक कंटिन्यूस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं। इसी वजह से इस सन की रेज जो अपने पास आती हैं, ये भी तो एक कंटिन्यूस सप्लाई सोर्स है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ रही है। वहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे लाइट है सन के पास और अपने पास नहीं है, तो मूव कर रहा है वहाँ से यहाँ तक, अपने पास तक, ओके। सेम थिंग, अब अगर मान लीजिए आप 1 वोल्ट डिफाइन कर सकते हैं, मेरे को लगता है आप इस पोजीशन पे आ गए होंगे कि 1 वोल्ट डिफाइन कर लें, जैसे मैंने अभी समझाया आपको। नेक्स्ट चीज़, हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू अ कूलम व्हेन अ चार्ज पास, अब आप वोल्टेज, चार्ज और आपका टाइम, आपका वर्क डन, ये सब को रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आपको कितनी एनर्जी लग रही है 1 कूलम, यहाँ पे मान लीजिए 6 कूलम चार्ज है, उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना एनर्जी लग रही है आपको, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, इनडायरेक्टली आपको पूछ रहा हूँ वो आपका वर्क डन, एनर्जी कैसे होती है, वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी स्टोर्ड एज वर्क डन, है ना। चलिए, अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपका पोटेंशियल थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत आपको करंट के बारे में समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ में आ रहा होगा कि हाँ, कि अच्छा, आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, सबसे ख़ास बात इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है, कोई भी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, हर टाइप की एनर्जी को। आप देखते होंगे, आप धूप है, सोलार एनर्जी है ना, सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं आप। विंड है, हवा चल रही है, हवा को इलेक्ट्रिसिटी से बना सकते हैं आप, हवा से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। गर्मी से थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। आप देखते हो कि कोल पावर थर्मल पावर प्लांट में क्या हो रहा है, आपका हीट से इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है आपका, है ना। हर टाइप की एनर्जी को आप
इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो बोल रहे हो साउंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। आप वेव की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, टाइड्स की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, हर चीज़ मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, हर एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ईजिली इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब हर चीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। हर चीज़ से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, हर टाइप की एनर्जी से, क्योंकि एनर्जी ख़त्म नहीं होती है। तो इसीलिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी इजीली अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आपको कोई भी फॉर्म से आसानी से बन जाती है, ठीक है ना। इसलिए अपन देखते हैं थर्मल पावर प्लांट में, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में, है ना, एटॉमिक एनर्जी, फिर आपका सोलर पावर प्लांट्स, विंड एनर्जी, विंड पावर प्लांट्स, है ना, विंड मिल्स हो गए, फिर आपका टाइडल एनर्जी, टाइडल पावर प्लांट्स हो गए, जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है, बहुत सारी, अर्थ की हीट से, बहुत टाइप की एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा फन फैक्ट है, ये सबको पता भी नहीं होता। तो मैक्सिमम साइंटिस्ट इसी पे काम करते हैं कि हर चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो कैसी ईजिली अफोर्डेबली आप साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि आप इजीली कन्वर्ट करेंगे किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। वैसे भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाएगा वरना इस पर। सर्किट डायग्राम्स, तो आप जैसे जानते हैं कि सर्किट, मैंने बताया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि एक पाथ है चार्ज का फ्लो होने का, ठीक है, एक पर्टिकुलर पाथ है, चार्ज वहाँ से वहाँ फ्लो होता है। तो फ्लो होता होगा तो उसके बीच में कुछ एक ऑब्स्टिकल्स भी आते होंगे, कुछ चीज़ें आती होंगी। उन चीज़ों को हम जब एक पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके मतलब जो उसके बीच में चीज़ें आती हैं, जो उसके ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो उसके बीच में जो चीज़ें आती हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसको हम एक पिक्टोरियल फॉर्म, मतलब पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम्स। तो सर्किट डायग्राम्स में हम आपको कई चीज़ बताते हैं। सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल आपका डिनोट किया जाता है एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन का मतलब होता है हाई पोटेंशियल और छोटी लाइन का मतलब होता है लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव साइड होगा वो, और पॉजिटिव साइड क्या होगा, हाई पोटेंशियल आपका बड़ी लाइन। तो बैटरी को मतलब सेल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसा। अब बैटरी क्या होता है, बैटरी होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो बहुत सारे सेल लग गए, एक बड़ा एक छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, इसको हम बोल देंगे बैटरी। ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड। अब मान लीजिए आपने एक बड़ा एक छोटा, फिर से आपने छोटा, आप सोच रहे हो कि छोटा क्यों नहीं कनेक्ट किया, छोटे से छोटा क्यों नहीं कनेक्ट किया। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट कब फ्लो करेगा, छोटे से छोटा मतलब सेम अगर डिफरेंस होगा, मतलब सेम पोटेंशियल पे कोई चीज़ फ्लो करेगी। मान लीजिए पानी एक टंकी में इतना भरा है, दूसरी टंकी में भी सेम लेवल तक भरा है, आप दोनों को टंकी को पाइप से कनेक्ट कर दो, फ्लो करेगा पानी? नहीं फ्लो करेगा, क्यों? सेम पोटेंशियल है। ऐसे ही अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो सेम पोटेंशियल, फ्लो नहीं करेगा आपका करंट। इसीलिए आपको हाई पोटेंशियल चाहिए ताकि करंट फ्लो करे। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि कम से ज़्यादा में मतलब ज़्यादा से कम में फ्लो करेगा, तो डिफरेंस होगा तभी आपका फ्लो होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे अब एक डायग्राम में बढ़ते हैं। आपका प्लग की बोलते हैं आपका स्विच को। आपने देखे होगा ना, घर में आपके स्विच होते हैं, तो स्विच को रिप्रेजेंट करते हैं आपका पैरेंथेसिस से। ये स्विच क्या है, अभी ऑफ मतलब ऑफ है, मतलब ओपन है, ठीक है। स्विच ऑफ है, ओपन है। या एक और तरीका है इसको, ये आप ऐसे बता सकते हैं, ऑफ या ओपन। स्विच ऑफ है आपका, ठीक है। अब स्विच ऑन या क्लोज मतलब हमारा सर्किट क्लोज कर दिया उसने। ऑन जब भी स्विच होता है हमारा सर्किट क्लोज हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा, चार्ज हमेशा क्लोज्ड सर्किट से ही आसानी से फ्लो करता है। ओपन सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ ओपन है, ओपन मतलब यहाँ खाई है, हवा है। हवा क्या है, इंसुलेटर से आपको अगर करंट पास करना है तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। जैसे आप बिजली देखते होगे, जब आपकी बिजली गिरती है तब आपका एयर से करंट पास होता है। एयर से करंट कब पास हो सकता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए बिजली में बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल होता है। इसलिए अगर वो बिजली किसी पेड़ पे गिर जाती है, पेड़ पे आग लग जाती है। बिजली किसी बिल्डिंग पे गिर जाती है, बिल्डिंग जल जाती है। इतना हाई पोटेंशियल होता है, मतलब इतनी हाई एनर्जी होती है उसमें, ठीक है ना। इतना ज़्यादा वर्क डन किया उसने, तो वर्क डन कहाँ स्टोर होगा, एनर्जी के फॉर्म में। तो इसीलिए उसमें जिस चीज़ पे भी बिजली गिरती है वो आग लग जाती है उसमें, एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी टू कन्वर्ट टू हीट एनर्जी, है ना। चलिए आगे चीज़ पढ़ेंगे अपन कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया आपको, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। अच्छा, स्विच ऑन है तो कैसा दिखेगा, बीच में एक पॉइंट है,
ये क्लोज सर्किट ऑन है, मतलब या तो आप ऐसा कनेक्ट कर सकते हो, ये कनेक्ट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं जॉइंट। ये 2 वायर जा रहे थे, एक वायर ये, एक वायर ये है जॉइंट। अब मान लीजिए वायर जॉइंट नहीं हो रहा है, तो ये है ऐसा क्रॉस, मतलब वायर विद क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, मतलब वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट नहीं हो रहा है ना, ये देखिए, है ना। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब का सिंबल होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ होता है रेजिस्टेंस। अभी आप पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस है आपका, फिर इसके बाद एक आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब चेंज हो रहा है आपका रेजिस्टेंस, कभी कम कभी ज़्यादा। ये एक दूसरा एक सिंबल है ऐसा करके, ये सॉरी ऐसा वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका नॉर्मली आपका ये बनाया जाता है ना, जनरली। ठीक है, मतलब एक रेजिस्टेंस बना है, उसमें एक एरो बना दिया तो वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब कभी भी रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे फ़ैन में एक रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर से आप उसकी स्पीड रेगुलेट कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस भी क्या है, एक रेगुलेटर जैसा है, जहाँ आपके उसमें रेजिस्टेंस रेगुलेट कर सकते हो। फिर अभी आप सोचोगे रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट में थोड़ा सा आगे। फिर एमीटर हमने बताया था करंट मेजर करने के लिए, कितना करंट फ्लो कर रहा है। एमीटर का डायग्राम होता है सर्कल में एक ए, और ये तो वायर्स हैं, ठीक है ना। वायर हमेशा लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एमीटर में भी एक पॉजिटिव साइड होगी, नेगेटिव साइड होगी। फिर आता है वोल्ट मीटर वैसे ही वी। अब गैल्वेनोमीटर जी। ओके, अब आप सोच रहे होंगे एमीटर और वोल्ट मीटर कनेक्ट कैसे किए जाते हैं, तो कनेक्ट कैसे करेंगे ये हम थोड़ा आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।